तो किसी तरह स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए और क्या क्या हुआ रास्ते में बताना ज़रूरी है आपको, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में ये सब होने वाला है। जो बोर्डिंग पास का प्रोसेस है वो इट्स मोर लाइक अ इमिग्रेशन नाउ, और कहीं भी आप जा रहे हो तो आपके बोर्डिंग पास ही कलेक्ट करना सबसे मुश्किल है। इमिग्रेशन पे सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए टप्पा लगाने के लिए बैठते हैं, लेकिन जो बोर्डिंग पास काउंटर पे बैठते हैं उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप इनका रिटर्न फ्लाइट टिकट चेक करो, सारे होटल बुकिंग चेक करो, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चेक करो, तभी उनके वो चेकलिस्ट आती है उनके स्क्रीन पे, और जब वो ओके होता है तभी वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मेरा ट्रिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं जा रहा था बॉम्बे से सर्बिया वाया ज्यूरिख स्विस एयरवेज पे, और मेरे पास सिर्फ यूएसए का वीज़ा है, मेरे पास ना शेंगन वीज़ा है ना सर्बिया का वीज़ा है। मैं पहुंच गया काउंटर पे, तो काउंटर पे पहुंचते ही मैंने अपना पासपोर्ट उनको दे दिया विद टिकट, और टिकट के साथ में यूएसए वीज़ा का पेज खोल के दिया क्योंकि ऑब्वियसली उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके। तो फर्स्ट कंडीशन है सर्बिया स्पेशली ट्रैवल करने की कि सिर्फ यूएसए वीज़ा नहीं होना चाहिए, यूएसए का वीज़ा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है बिफोर। अब कई लोग क्या करते हैं, हाँ यूएसए का वीज़ा आ गया, इसी मंथ आ गया और अब सारी कंट्रीज़ घूम लेते हैं। हर कंट्रीज़ की अलग कंडीशंस हैं। तो सर्बिया की कंडीशन ये है कि यूएसए वीज़ा जहाँ पे एक बार यूटिलाइज़ किया हुआ है तभी आपको वो आने दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरा स्टैम्प देखा कि हाँ यूएसए वीज़ा 2022 में गया हुआ हूँ। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन चालू होता है उनका, अच्छा रिटर्न कब आ रहे हो, उसकी फ़्लाइट कंफर्म बुकिंग बताओ। अब यहाँ पे अगर डमी टिकट में दिखा था तो शायद मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए मैंने टिकट भी ऐसे ही किया कि स्विस से ही जाने का है और स्विस एयरलाइन से ही आने का है, तो उससे थोड़ा हेल्प रहा। वो उनको क्लियर हुआ कि हाँ टिकट इज़ कंफर्म रिटर्न का। फिर क्वेश्चन आता है कि होटल बुकिंग दिखाओ, पूरे मेरे 19 डेज़ का प्लान है तो पूरे 19 डेज़ की होटल बुकिंग दिखाओ। और मैंने एक दिन की होटल बुकिंग करी थी कि जब पहुंचूंगा तो एक दिन की करके रखता हूँ, बाई चांस पूछ लिया तो मैंने वो दिखाई, बट देन दे आस्क्ड फॉर ऑल 19 डेज़ की होटल बुकिंग। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ मना कर देता कि मेरे पास नहीं है, तो पीछे ही उनके आजकल इमिग्रेशन का एम्बेसी का बंदा रहता है वहीं पे, और ही इज़ वेरी, रात के ये 12-1 बजे की बात होगी, और ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और उसको कुछ इनको डाउट रहता है तो दे रेफर द केस टू देम कि हाँ उस एम्बेसी वाले से बात करो। स्विस और लुफ्तांसा का काउंटर बॉम्बे में सेम है, काउंटर नंबर 2 जो बोलते हैं, काउंटर नंबर बी, और वहाँ पे जर्मन एम्बेसी का आदमी रहता है पूरी रात, आप कभी भी चले जाओ। सेम वे अगर फ्रांस से जा रहे हो एयर फ्रांस या कहीं से, तो उनका आदमी वहीं पे रहता है। एयर इंडिया में भी आई एम श्योर उनका पर्सन रहता है एम्बेसी का। तो केसेस रिसेंटली सुन ही लिए थे कि ये सब हो रहा है, होटल बुकिंग्स मांग रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं। किसी में भी आपको मना नहीं करना है कि मेरे पास नहीं है, या कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे शेंगन वीज़ा में अगर आपसे मांगते हैं होटल बुकिंग, तो जो आपके वीज़ा में वही आपको होटल बुकिंग दिखाओ, फिर एक बार पहुंचने के बाद फिर चेंज कर लो, अलग बात है। मैंने उसको बोला कि सारी बुकिंग्स अगर आपको देखनी तो मेरे मेल में है, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, बैठता हूँ एक जगह और सारे मेल देखता हूँ। तो ये फिर मैंने उसमें 10 मिनट लिए, सारे होटल बुकिंग्स करी अगले 19 डेज़ की booking.com से कैंसिलेबल, और इसमें मुझे लगा 10-15 मिनट लगा। फिर मैं उसी काउंटर गया, फिर उन्होंने एक एक होटल बुकिंग देखा, उसका एड्रेस देखा डेट वाइज कि अच्छा दिस इज़ चेक इन, दिस इज़ चेकआउट, फिर नेक्स्ट का चेक इन क्या है, और फिर रिटर्न जब मैं आ रहा था उस दिन का देखा, अच्छा चेकआउट करके रिटर्न फ्लाइट ले रहे हो, तो वो वाला पॉइंट ओके हुआ। फिर इतने क्वेश्चंस के बाद थोड़ी वो जो बोर्डिंग पास दे रही थी उससे थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये प्रोसेस पहले तो कभी नहीं होता था, सीधा शेंगन वीज़ा की वैलिडिटी देखते थे, प्लेन का टिकट देखते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फ्लाइट देख लेते थे, तो ये क्या नया चालू किया है। तो उसने बोला कि नहीं, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली, स्पेशली अब दूसरी कंट्रीज़ का तो पता नहीं, स्पेशली जो यूरोप जा रहा है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि ये सब चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू चेक कि वीज़ा शायद। फिर मैं पूछा कि आपको कैसे पता कि वीज़ा में क्या दिया था, अगर सेम होटल नहीं डिफरेंट होटल हुआ तो। सो व्हाट शी सेड इट इज़ कि अगर सेम एयरलाइंस उन्होंने शो करी होगी, लेट्स से वीज़ा में भी आपने स्विस एयरलाइन शो करिए, होटल बुकिंग शो करिए, रिटर्न फ्लाइट भी स्विस की शो करिए, तो उनके सिस्टम पे सारा आ जाता है कि कौन कौन से होटल में वीज़ा में दिखा है, और वही फिर वो चेक करेंगे। और फिर इसी टाइम मुझे पता पड़ा कंडीशनल वीज़ा के बारे में कि आजकल कंडीशनल शेंगन वीज़ा भी मिल रहा है, उसमें एक कंडीशन दी हुई थी। जैसे मेरे एक व्यूअर को दिया था कि ये अगर आप शेंगन वीज़ा मिल रहा है स्विस का, देन यू हैव टू अडहेयर विद ऑल द वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए वीज़ा लेते हुए वही आपको, वही यहाँ बोर्डिंग पास में भी दिखाना है
आपको याद होगा जब मुझे कोविड के टाइम मिला था ये शेंगन वीज़ा, उसमें कंडीशन थी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो शो करना, अगर नहीं हुआ तो ये वीज़ा कैंसिल है। वैसे ही कंडीशन आजकल क्या लिखते हैं ये कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए वीज़ा के टाइम, वही डॉक्यूमेंट्स पे आपको ट्रैवल करना है, ऐसे करके कंडीशन थी। और यही काफ़ी आगे चल के काफ़ी लोगों के कंडीशन आने वाली है फ्यूचर में, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये अच्छा रहा काफ़ी जगह कि मैंने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ था, यूएस भी और शेंगन कंट्रीज़ में भी 4 बार ट्रैवल किया हुआ था, इसलिए उनको लगा कि हाँ फर्स्ट टाइम तो नहीं। अगर फर्स्ट टाइम होता तो और क्वेश्चन पूछते और स्ट्रिक्ट होते, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अब जो भी मुझसे सजेशन के लिए पूछता है कि क्या करना चाहिए, वैसे प्रॉब्लम नहीं आया उसके लिए, तो यही बोलता हूँ मैं कि ट्रैवल आइटनरी जब देते हो वीज़ा के लिए, वो फाइनल वाली दो, जैसा आपको ट्रैवल करना है वैसा प्लान है वही दो। थोड़ा सा हो सकता है कि आप उसमें डमी टिकट लगाओ दूसरे, दैट इज़ फाइन, लेकिन फिर भी आप डेट आसपास ही रखो ट्रैवल करने का, फ़्लाइट पकड़ने का, होटल बुकिंग्स का। वरना वहाँ से निकलोगे यहाँ बोर्डिंग पास में दिक्कत आ जाएगी, यहाँ से निकलोगे वहाँ इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो दिक्कत तो आ सकती है। फिर ये सब हुआ, बोर्डिंग पास का क्लियर किया, उसको होटल के सारे एड्रेस वैड्रेस दिखा के सब कुछ, और फिर पता पड़ा मेरे लगेज जो था वो 2.5 किलो से बड़ा हुआ था। 23 kg अलाउड रहता है स्विस में, मेरा 25.5 था। उसके लिए भी बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसके लिए भी नहीं मानी। मैं बोला एक आध किलो होता तो चलता ही, बोल रही थी। 2.5 किलो कम किया, अपने हैंड बैगेज में डाला 2.5 किलो, और फिर वहाँ पे किया, और फिर फाइनली जाके बोर्डिंग पास मिला। अब इसके बाद मुझे लगा था कि इमिग्रेशन पे भी कुछ पूछ सकते हैं अगर यहाँ पे इतना पूछा, लेकिन इमिग्रेशन पे तो ना उसने आपका पर्पस पूछा, ना उसने कुछ देखा, पता नहीं क्या क्या उसने। मुझे लगा है मेरे जो ठप्पा लगाते हैं उसने मेरा स्टैम्प भी उस पर लगाया, जो मेरा बोर्डिंग पास था उस पर स्टैम्प लगाया पहले तो उसने, फिर वो बाय मिस्टेक हो गया कि क्या, फिर जो पासपोर्ट पेज होता है उस पर लगाया स्टैम्प। इसके बाद इंडिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, और इतना कुछ होने में मेरे 3 घंटे पहले पहुंचा था मैं एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट बोर्डिंग टाइम था 12:20, इतना बज गया था ऑलमोस्ट पहुँचते पहुँचते, और फिर सीधा एयरलाइंस में घुसे, और यहाँ से चालू हुई स्विस एयरलाइंस की हॉस्पिटलिटी, और काफ़ी अच्छा था। स्विस का नाम सुना था, शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम में था स्विस से ट्रैवल करना, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उनकी सीट से ही लग रहा था कि वो बिज़नेस क्लास है क्या, आई हैड टू कंफर्म टच करके, बट काफ़ी अच्छी सीट्स, फूड वाज गुड। अब फूड का तो मैं ये बोलूँगा कि जितना अच्छा खाना एयर इंडिया का उतना किसी का भी नहीं, बट फूड वाज गुड। और 9 घंटे फ्लाइट में स्पेंड करने के बाद फिर पता पड़ता है, अनाउंसमेंट होता है कि जैसे आप गेट से बाहर निकलोगे फिर से आपका एक बॉर्डर कंट्रोल चेक होएगा। मतलब ये तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ हुई। मतलब आप एयरलाइंस के जस्ट गेट के बाहर निकल रहे हो, सबका पासपोर्ट चेक हो रहा है, वीज़ा चेक हो रहा है, वहीं इमिग्रेशन हो रहा है। मतलब आप सोचो अगर आप ले ओवर भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब अगर किसी को वहाँ पे अलाउ नहीं करें तो वापस क्या वो फ्लाइट में बिठा देंगे वहीं के वहीं, वो समझ में नहीं आया। तो वहाँ से फिर वही और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे भी मुझसे। उन्होंने पूछा कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, सर्बिया जा रहा हो। तो मुझे लग रहा है सर्बिया के नाम से अब थोड़ा सा डाउटफुल रहता है उन सबको। जैसे मतलब सर्बिया जा रहा हूँ, ही चेक द वीज़ा, देन ही आस्क कि अच्छा पहले यूरोप आए हो क्या, सर्बिया में कितने दिन का प्लान है। मैं बोला 19 डेज़ का। तो 19 डेज़ इज़ टू लॉन्ग, मेरा तो प्लान है 3-4 घंटे करने का, लेकिन ऐसा मैं बताया नहीं। आई सेड ओनली सर्बिया। उसमें भी उनको थोड़ा डाउट लगा, उसने अपने सीनियर से पूछा, मेरे वीज़ा का फ़ोटो लिया, पासपोर्ट का फ़ोटो लिया, पता नहीं क्या क्या। मतलब मुझे ही 5 मिनट लग गए उसको क्लियर करने में। इमेजिन कर रहे हो आप पहले वीज़ा लेते हो किसी कंट्री के लिए 3 महीने ट्रैवल करने के पहले, जैसे शेंगन वीज़ा लेते हो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके, आपको शेंगन वीज़ा मिलता है, आप पैकिंग करके पहुँचते हो एयरपोर्ट, वहाँ आपको बोर्डिंग पास में ये दिक्कत आ रही है। फिर चलो इमिग्रेशन इंडिया का तो कुछ भी नहीं है, फिर एयरलाइंस बिठाती है आपको, अगर वो लेके जाती है यूरोप, फिर वो एयरलाइन से जैसे उतरोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी तो मेन इमिग्रेशन सर्बिया का बाकी मेरा, वहाँ पे क्या होने वाला है वही देखते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा और ज्यूरिक एयरपोर्ट घूमते हैं क्या है यहाँ पे। सामने इमिग्रेशन है स्विट्ज़रलैंड का, और ऐसा लग रहा है कि इनको भी ऐसा एक दिन का डे ट्रिप के लिए देना चाहिए इमिग्रेशन के लिए, कितना इजी हो जाएगा फिर। टोटल एयरपोर्ट पे 5 टर्मिनल है, और सब पे जाने के लिए यहाँ पे ऐसे ट्रेन बनी हुई है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए। तो टोटल 6 घंटे का लेओवर था ज्यूरिक में। बोर्डिंग चालू हो गई है बेलग्रेड की फ़्लाइट की, और अब देखते हैं बेलग्रेड में क्या होता है। थोड़ा सा ज्यूरिक ऊपर से कितना दिखता है देखते हैं, ज्यूरिक लेक दिखेगा क्या, अदरवाइज़
अभी तो मेन जो चल रहा है धक धक वो बेलग्रेड में इमिग्रेशन की है। देखते हैं, चलो पता करते हैं क्या होता है। यूरोप के इमिग्रेशन बोलते ही थोड़ा रिलीफ मिलता है, और ये 5वीं बार था यूरोप में इमिग्रेशन। क्या एक्सपीरियंस रहा बताता हूँ। पूरे 1 घंटे बाद लगेज आया है और उसमें भी उन्होंने इसका कवर घुमा दिया बाहर का, तो क्या करें, कवर तो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या हुआ। तो कल रात को मैं 9 बजे निकला था घर से, फ़्लाइट निकली थी रात के 1 बजे। अभी इंडिया में बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पे कुछ 5 बज रहे हैं, और फाइनली यूरोप का सफ़र चालू हो रहा है। अब बहुत एंजाइटी बना देते हैं एक्चुअली ये इंडिया में ही बोर्डिंग पास देने में, इसलिए वो फिर पूरे रास्ते में ऐसा डर लगा रहता है कि क्या होगा। इतना सिंपल प्रोसेस था इमिग्रेशन का यहाँ पे। उसने बस देखा, हाँ यूएसए वीज़ा है, मुझसे पूछा यूएसए, हाँ यूएसए गए भी हैं वो, और उसको कुछ मतलब नहीं है, बस उसने सीधे स्टैंप लगाया। तो पूरे प्रोसेस को 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। तो वहाँ इंडिया में बोर्डिंग में इतना टाइम लगा, सही में परेशान हो गया। जैसे मैं बताया, लगेज आया मेरा, लेकिन उसके साथ वो कवर निकल गया था। काफ़ी लोगों का लगेज में प्रॉब्लम आई थी और मेरे भी लगेज 1 घंटे में आया। तो यही है, अब तो यूरोप अगर जाना है तो ये सब फेस करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका भी नहीं है कि आपको बोर्डिंग पास, आपके पास वीज़ा, एक तो वीज़ा मुश्किल से मिल रहा है, वो मिलता है तो बोर्डिंग पास पे इतने सारे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर इमिग्रेशन का डर, यूरोप पहुँचते हो वहाँ का डर। जब यूरोप का स्टैंप लग जाता है अब कोई डर नहीं है, आप घूमो जितना घूम सकते हो, बस जब वीज़ा आपका एक्सपायर है उसके पहले आपको निकलना है वहाँ से। तो ये था सर्बिया का एक्सपीरियंस। अगर यूएसए वीज़ा से सर्बिया आना है तो ये हो सकता है आपके साथ, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से थोड़ा फ्रेश पासपोर्ट का भी चक्कर पड़ता है कई जगह, जब वो पन्ने पलटते हैं पासपोर्ट के और देखते हैं कि हाँ ये वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, न्यूजीलैंड वीज़ा है, यूएसए वीज़ा है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते कई बार। लेकिन जैसे मैंने बताया स्विट्ज़रलैंड में कैसे उतरते, कुछ भी चेकिंग कर ली थी उन्होंने, वो तो लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होएगा। कि फ़्लाइट से निकलते सारे पैसेंजर, 450 पैसेंजर थे फ़्लाइट में, सबका देख रहे हैं पासपोर्ट और वीज़ा और सब कुछ। तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कई बार, इतना जब पूछते हैं कि क्यों आ रहे हो। जेन्युइन जो ट्रैवलर होते हैं उनको लगता है यार छोड़ो ना, कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा सीन था, पूरा 24 घंटे ऐसे निकले। और अगर सर्बिया आना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छी लग रही है कंट्री। थोड़ा सा बाहर निकलते ही अच्छा, यूरोप की हवा जो आती है ना, बिल्कुल थोड़ा कम पॉल्यूशन, बहुत कम पॉल्यूशन इंडिया से कंपेयर करो तो, इंडिया की मेट्रो से कंपेयर करो तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आते ही सबसे पहले। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब कार वार उठाते हैं, घूमते हैं सर्बिया अगले 19 दिन के लिए, और कार उठाने के बाद बॉस्निया और जैसे बाकी कंट्रीज़ का भी प्लान है, वो भी आगे आगे देखते हैं कैसे होते हैं, उनके बॉर्डर्स पे क्या होता है, इमिग्रेशन उनका कैसा होता है कार में बैठ के, वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।